अच्छा, आपने बताया ज्योतिष जीपीएस है, तो आपको लगता है कि आजकल जीपीएस बहुत गलत रास्ते बता रहा है? प्रिडिक्टिव ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो लगभग 12 वर्ष लगते हैं। पैदा हुए बच्चे की जैसे कुंडली आती है, पेरेंट्स लेके आते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं आप? ये बच्चा जो पैदा हुआ ये लकी होगा या अनलकी होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स घर के अंदर आ जाती है। पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि कहीं जो बच्चा पैदा हुआ ये हमारे लिए अनलकी तो नहीं है। ज्योतिष से क्या भविष्य को पूरी तरह से बदला जा सकता है? जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे थे, उन्होंने कहा अर्जुन तू केवल अपना कर्म कर। किसी के कर्म की बैंड बजी पड़ी है कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कर्म का बैंड बजा है, मतलब भाग्य का बैंड बजा है और वो कुछ नहीं कर पा रहे, तो आप यदि लकी आदमी के साथ रहेंगे, उनकी नाव में बैठ जाएंगे। तो जब ईश्वर ने कर्म सेट कर रखे हैं, तो आपको तो लगता है कि ज्योतिष ईश्वर के काम में बाधा डालेगा? हर व्यक्ति को ईश्वर ने या नेचर ने क्या है उसके कर्म से बांध दिया। उन ज्योतिषाचार्यों को आप क्या कहेंगे जो उनके पास आते हैं और बड़ी बड़ी बीमारी लेके वो पानी फूक के दे रहे हैं? वो मंत्र पढ़ कर दे कुछ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश ओझा और फनीर गोरखपुरी। मैं अक्सर पॉडकास्ट करता हूं ऐसे मुद्दों को लेकर जिन मुद्दों को एक गलत तरीके से परोसा जाता है सोशल मीडिया पर। इससे पहले मैंने वास्तु को लेकर किया, फिर मैंने नेपाल को लेकर किया, जो वहां पर नेपाल पे तख्ता पलट हुआ। आज का पॉडकास्ट भी कुछ अलग है, कुछ हटकर है। आप सोशल मीडिया पर अक्सर देखते होंगे कि किस तरह से आपको बताया जाता है कि भैया एक हरा पेन लो, हथेली पे ये लिख दो तो रातों रात करोड़पति बन जाओगे। एक छोटी सी मिट्टी की हंडिया लेकर आओ, उसमें ये सामान रख दो, फ्रिज में रख दो तो आप करोड़पति बन जाओगे। मतलब करोड़पति बनने का सरकार से ज़्यादा आसान तरीका ये लोग बता देते हैं। सरकार जहाँ एक तरफ नौकरी नहीं दे पा रही है, वहीं पर इन सोशल मीडिया पे जो कुछ लोग आते हैं और अपने आप को कभी कोई ज्योतिष बताएंगे, कभी वास्तु के स्पेशलिस्ट बताते हैं और बता देते हैं कि आप ऐसा कर लीजिए, आप करोड़पति बन जाएंगे, ग्रह क्लेश ऐसे खत्म हो जाएगा। इन सब मिथ को लेकर ये आज पॉडकास्ट किया गया है। और इस पॉडकास्ट में इन तमाम पर्दों को उठाने के लिए जो आज व्यक्तित्व मेरे साथ बैठे हैं, हम उसी क्षेत्र से लाएंगे। और सबसे पहले हम उनकी हिम्मत को भी दाद देंगे कि इन तीखे सवालों का जवाब देने के लिए वो राजी हुए। तो मैं स्वागत करूंगा एक ऐसे व्यक्तित्व का जिनका नाम होता है अशोक आचार्य जी, जो इस क्षेत्र में तकरीबन 36 वर्षों से ज्योतिष में, अध्यात्म में और साथ में ही साथ वास्तु में भी कार्यरत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं हर क्षेत्र में, फिर चाहे वो राजनेता हों, सेलिब्रिटीज़ हों और जर्नलिस्ट हों, यानी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां पर उनके शिष्य या क्लाइंट्स ना हो। तो ऐसे एक व्यक्तित्व अशोक आचार्य जी, जिनके आप आर्टिकल्स, इनके इंटरव्यूज़, पॉडकास्ट तमाम नेशनल न्यूज़ चैनल्स पे देख सकते हैं, पत्रिकाओं में देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर्स में पढ़ सकते हैं। हम उनका स्वागत करेंगे। अशोक आचार्य जी, आपका स्वागत है। नमस्कार, आपका भी स्वागत है। सर, सबसे पहले तो आपको दाद देना चाहूँगा कि आपने ऐसे तीखे सवालों का जवाब देने के लिए अपना समय दिया, उसके लिए बहुत धन्यवाद। पहला सवाल स्टार्ट करेंगे और मैं जानना चाहूँगा कि ज्योतिष को आप क्या मानते हैं? ये विज्ञान है या अंधविश्वास है या क्या है? इसको मैं आपसे पूछूं कि इसके बारे में थोड़ा डिफाइन करें तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ज्योतिष अपने आप में एक विज्ञान है और ये पूरी तरह से यदि आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो ज्योतिष को समझना पड़ेगा। और यदि आप ज्योतिष को अच्छे ढंग से करते हैं तो निश्चित रूप से ये एक लाइफ के अंदर व्यक्ति के जीपीएस की तरह कार्य करता है। अच्छा। लेकिन आप 100% ज्योतिष के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। जिस प्रकार से आप देखते हैं आजकल जीपीएस होता है, वो एक रास्ता आपको बताता है और यदि उस रास्ते को आप प्रॉपर ढंग से यदि फॉलो करते हैं तो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं, अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार ज्योतिष के माध्यम से यदि कोई अनुभवी व्यक्ति है जिसको ज्ञान है ज्योतिष का, तो वो आपको एज ए जीपीएस गाइड करता है और उसके माध्यम से आप अपनी डेस्टिनेशन पर या आपकी लाइफ के अंदर जो भी कष्ट बने हुए हैं उसको दूर कर लेते हैं। तो मेरा जो मानना है, मैं लगभग 36 वर्षों से ज्योतिष के क्षेत्र में हूँ और मैं नीर जी आपके पॉडकास्ट से बड़ा एक कहना चाहूँगा कि मैं हमेशा आपके जो मैं कार्यक्रम देखता हूँ और मुझे लगा कि आपके साथ ये पॉडकास्ट करना चाहिए। एक मिथ ब्रेकिंग ये पॉडकास्ट होने वाला है। तो मैं हमेशा ये सोचता रहा कि यदि ज्योतिष ठीक नहीं है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। और ऐसे करते 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 मुझे 36 वर्ष ज्योतिष के अंदर हो गए। मैंने हमेशा पाया कि ज्योतिष अपने आप में कार्य करता है निश्चित रूप से, लेकिन एक अनुभवी ज्योतिष करने वाला व्यक्ति ही
आपको सेटिस्फाइड कर पाएगा और आपको सही दिशा दिखा पाएगा। अच्छा, आपने बताया ज्योतिष जीपीएस है, जी। तो आपको नहीं लगता कि आजकल जीपीएस बहुत गलत रास्ते बता रहा है? क्योंकि कई खबरें ऐसी आई हैं कि जीपीएस को फॉलो किया हमने और आगे पुल खत्म हो गया, रास्ते नहीं बताओ। आपको लग रहा है ज्योतिष में कुछ लोग ऐसे आ गए हैं जो गलत जीपीएस को रास्ता दिखा रहे हैं जनता को? हमारा जो वैदिक ज्योतिष है, ऋषि व्यास और पाराशर ने कहा है कि यदि आप एक ज्योतिष के प्रिडिक्टिव ज्योतिष को सीखना चाहते हैं तो लगभग 12 वर्ष लगते हैं। और ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, और जो इसके रचयिता है ऋषि पाराशर और व्यास की बात करूँ जिन्होंने लिखा है इसको, वो 12 वर्ष बोलते हैं। अब जो ज्योतिषाचार्य आ रहे हैं, जो ज्योतिष करने वाले हैं, वो 3 महीने 2 महीने 10 दिन कहीं से सीख लेते हैं और उसके बाद वो प्रेडिक्शन करना शुरू कर देते हैं। मेरा अनुभव जो मैं देखता हूँ, जब ऋषि व्यास और पाराशर कहते हैं 12 वर्ष लगे हैं, और वो भी उस समय गुरुकुल में रह के और गुरु के सानिध्य में रह के वो सीखते थे। तो आज जो 15 दिन में 10 दिन में जो ज्योतिष की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं और आप स्वयं इसका आंकलन कर सकते हैं कि वो जीपीएस जो बता रहे हैं या जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो कितनी उनकी करेक्ट हो सकती है। ओके। अच्छा आचार्य जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी महारत जो है ज्योतिष में किस क्षेत्र में है? वैदिक में है, हस्तरेखा में है, वास्तु में है, अंक ज्योतिष में, किस चीज़ में है? मेरी जो महारत की बात आपने की तो वैदिक ज्योतिष के अंदर है, और वैदिक ज्योतिष के आधार पर ही आप एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और इसके बाद बहुत सारी जो जैसे कृष्णमूर्ति पद्धति हुई, भृगु ज्योतिष हुआ, रावण संहिता हुई, जितने भी देश के अंदर और दुनिया के अंदर प्रेडिक्टिव मेथड्स हैं, मैं उस पर कार्य करता हूँ। क्योंकि जब आप प्रेडिक्शन करते हैं तो आपको देश काल और परिस्थिति को समझना पड़ेगा। क्योंकि हर जगह आप देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर भी अलग अलग क्षेत्र में जो उनकी जो प्रेडिक्शन करने की जो लिटरेचर है, या मैं कहूँगा कि जो प्रक्रिया है, वो अलग अलग होती है। क्योंकि ज्योतिष का पहला ही नियम ये है कि आप जब भी किसी की प्रेडिक्शन कर रहे हैं, देश काल और परिस्थिति के अनुसार यदि आप प्रेडिक्शन करेंगे तो वो एक्यूरेट जाएगी। तो वैदिक सिस्टम जो है वो मैं कहूँगा बेस है, वो फाउंडेशन है, उसके बिना आप कोई भी प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि जब आप किसी की कुंडली देखते हैं जी, तो कुंडली देखते वक्त किन मुख्य बातों पर आप फोकस करते हैं और आपका ध्यान रहता है कि इस कुंडली में ये वाला फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, या इसको हटाना चाहिए, या ऐसा कुछ करना चाहिए? वो कौन से फैक्टर है कुंडली देखते वक्त? देखिए, जब भी हमारे पास कोई कुंडली आती है तो मैं बिना पूछे ही बता देता हूँ कि व्यक्ति किस लिए मेरे पास आया है। अच्छा। क्योंकि उसमें क्या होता है, उसको हम बोलते हैं गोचर। अच्छा। गोचर के आधार पर हमको पता है कि चंद्रमा कहाँ पर इस समय बैठा हुआ है, व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है। और उसके बाद हम क्या देखते हैं कि उसके पिछले जो 15-20 दिन गए, महीना गए, क्योंकि जब ज्योतिष के पास कोई व्यक्ति आता है तो उसके लाइफ में 15-20 दिन से महीने से कुछ घटनाएं घट रही होती है, और उसको या तो कंफ्यूज कर रही है, डिस्टर्ब कर रही है वो, या फिर लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, डिसीजन लेना चाहते हैं। तो मैं उसको स्टडी करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहले आदमी की मेंटालिटी क्या है। क्योंकि यदि आपने व्यक्ति की मेंटालिटी को पढ़ लिया तो फिर आप उसकी प्रेडिक्शन आराम से कर सकते हैं। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम देखते हैं कि व्यक्ति के मन के अंदर सबसे पहला जो प्रश्न होता है वो उसकी एज को हम देखते हैं, उसका जेंडर देखते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के प्रश्न अलग अलग हो सकते हैं। मैं इसको एक एग्जांपल के माध्यम से आपको बताऊंगा। एक व्यक्ति यदि 22 साल का या 25 साल का हमारे पास आ रहा है तो उसके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, करियर को लेकर हो सकते हैं और मैरिज को लेकर हो सकते हैं। और एक कॉमन क्वेश्चन जो सभी एज के लिए होता है वो हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति मेरे पास 60 साल का आ रहा है तो उसका प्रश्न शादी को लेकर, करियर को लेकर नहीं हो सकता। उसका क्वेश्चन किस चीज़ को लेकर हो सकता है कि भाई उसकी हेल्थ कैसी रहेगी, उसके जो फैमिली हैं, बच्चे हैं, उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, या आने वाला समय क्या होगा। तो ये देखना पड़ता है जब भी हमारे पास कोई आता है कि व्यक्ति की एज क्या है, किस क्षेत्र से है और किस प्रकार के मतलब वो माहौल से आ रहा है। पैदा हुए बच्चे की जैसे कुंडली आती है, पेरेंट्स लेके आते हैं, तो उसमें क्या देखते हैं आप? देखिए, जब पेरेंट्स के जो लेकर हमारे पास न्यू बॉर्न बेबी के लिए आते हैं तो सबसे बड़ा जो मैं अनुभव करता हूँ कि वो अपने बच्चे के बारे में जानना चाहते हैं कि ये बच्चा जो पैदा हुआ ये लक्की होगा या अनलक्की होगा, स्पेशली अपने लिए और या पेरेंट्स के लिए।
दूसरी बात क्या होती है, जो मेरा अनुभव है, जब भी न्यूबॉर्न बेबी के लिए आते हैं तो बच्चे की जो हेल्थ इश्यूज बहुत होते हैं। तो ये दो बेसिक क्वेश्चंस उनके होते हैं। तो उस कुंडली के आधार पर यदि मून अच्छा नहीं है, मरकरी अच्छा नहीं है, या फिर मार्स अच्छा नहीं है, तो कहीं ना कहीं बच्चे को हेल्थ की प्रॉब्लम हो सकती है। ये बहुत बड़ा इशू है। और जो मैंने बताया कि पेरेंट्स के लिए लक्की रहेगा या नहीं रहेगा, कई बार ऐसा देखा जाता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स घर के अंदर आ जाती हैं। तो पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि कहीं ये जो बच्चा पैदा हुआ है ये हमारे लिए अनलक्की तो नहीं है, इसलिए भी हमारे पास ज़्यादातर जो न्यू बॉर्न बेबीज़ की जो कुंडली आती है वो इसलिए आती है। अच्छा, आपने बता दिया कि कुंडली देख के समस्याएं बताई जाती हैं। जी, मेरा अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि क्या ज्योतिष से हम लोग, आप जब बताते हैं ज्योतिष से, क्या भविष्य को पूरी तरह से बदला जा सकता है या केवल संभावनाएं बताई जाती हैं कि ऐसा हो सकता है, ये होगा? क्या पूरा भविष्य चेंज हो सकता है ज्योतिष के माध्यम से? जी देखिए, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है और ये मेरा मनपसंद क्वेश्चन भी आपने लिया। देखिए, भगवान श्री कृष्ण ने जो हमारे, हम कहते हैं कि जो हमारे ईष्ट हैं, जो हमारे देव हैं, उन्होंने स्वयं इस बात को कहा है कि जो घटना पहले से घट चुकी है वो मैं देख रहा हूँ। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था और अर्जुन को वो ज्ञान दे रहे थे, उन्होंने कहा अर्जुन तू केवल केवल अपना कर्म कर, सारा कुछ ऑलरेडी हो चुका है। तो इससे डिसाइड होता है कि हम जो जन्मकुंडली हमें मिली है वो पूर्व जन्मों के संस्कार के आधार पर मिली है। और नीरज जी, मैं एक और बात कहना चाहूँगा, बड़े अच्छा प्रश्न आपने किया। श्राप से और अपने कर्मों से तो साक्षात भगवान भी नहीं बच पाए, तो रेमेडी क्या बचाएगी उसको? तो मैं यही कहूँगा कि एस्ट्रोलॉजी की जो प्रिडिक्शन है, हम प्रिडिक्शन कर देते हैं, और इसी के साथ साथ जो रेमेडी बताई जाती है, देखिए कितना भी बुरा समय हो या कुछ भी हो, मेरा ऐसा अनुभव है, और आपने देखा होगा कि आज जो हम सोशल मीडिया पर भी है, चाहे मैं सेलिब्रिटीज़ के नाम आप कहेंगे तो मैं ले भी सकता हूँ, तो उन्होंने कहा है कि 70 to 80% उनकी लाइफ में भाग्य काम करता है, और जो भाग्य की मैं बात करता हूँ वो पूर्व जन्मों के संस्कार हैं, पुण्य कर्म है। 30% कर्म काम करता है। रेमेडी जो आती है वो 30% के अधिकार में आती है, लेकिन रेमेडी वही एस्ट्रोलॉजर करा सकता है जिसको खूब अच्छा ज्योतिष का ज्ञान हो, उसको पैटर्न मालूम हो, उसको व्यक्ति आपके पास आया उसकी देश काल और परिस्थिति का ज्ञान हो। ये सब जानने वाला एक ज्योतिष वाला व्यक्ति ही रेमेडी बता सकता है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि किसी के कर्म की बैंड बजी पड़ी है जी, और मतलब वो जहाँ जा रहा है उसको मतलब निराशा ही आ रही है, अब पूर्व जन्म में उसने क्या किया है पता नहीं, ठीक है, या अगले जन्म में क्या होगा ये भी हमें नहीं पता, कर्म की बैंड बजी पड़ी है, तो क्या ज्योतिष के माध्यम से उसमें राहत मिलती है या कर्म के हिसाब से ज्योतिष काम करेगा? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यदि मेरा ये बड़ा अच्छी रेमेडी मैं हमेशा बताते हुए हूँ कि यदि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कर्म का बैंड बजा हुआ है, मतलब भाग्य का बैंड बजा है, और वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो व्यक्ति जहाँ जाएगा वो दुर्भाग्य लेकर जाएगा। ठीक है ना? ऐसे व्यक्ति जहाँ जाते हैं वो मतलब दुर्भाग्य लेकर जाते हैं। तो मैंने बहुत वर्षों पहले, क्योंकि मैं आध्यात्मिक क्षेत्र में भी कार्य करता हूँ, ध्यान भी करता हूँ, तो मैंने सोचा कि मेरी जो रेमेडी होती है कि भाई आप जो लक्की लोग हैं आप उनके साथ अटैच हो जाओ। तो आप यदि लक्की आदमी के साथ रहेंगे, उनकी नाव में बैठ जाएंगे, उस फ्लाइट में बैठ जाएंगे जो लक्की लोग हैं, तो आपकी नैया भी पार हो जाएगी। तो रेमेडी काम करती है और इस रूप में करती है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा जो पॉजिटिव हैं, जो सक्सेसफुल हैं, कंस्ट्रक्टिव हैं। यदि आप उन लोगों के बीच में बैठेंगे तो उनका 1-8% भी जो भाग्य है या उनसे जो आपको रोशनी मिलने वाली है वो आपको मिलेगी, और आपका वो जो बुरा कर्म है या बुरा समय है वो निकल जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये बनता है, आपको शायद इसका जवाब देने में थोड़ा सा मुझे लगता है कि हिचकिचाहट भी होगी। मैं एक स्टोरी देख रहा था, वहाँ पे एक वीडियो मेरे सामने आया, उसमें कहते हैं कि ईश्वर से जब किसी ने पूछा कि आप सबसे ज़्यादा खुश कब होते हैं और सबसे ज़्यादा दुखी कब होते हो आप, या सबसे ज़्यादा आपको खुशी कब होती है, हंसते कब हो आप, तो उन्होंने बोला जब मैं हंसता, मैं दो ही सिचुएशन पे हूँ कि जब मैं किसी को डुबाना चाहूँ और लोग उसको उठाने की कोशिश करें, और जब मैं किसी को उठाना चाहूँ और लोग उसको डुबाने की कोशिश करें, क्योंकि जिसको मैं डुबाना चाहता हूँ उसे कोई उठा क्या सकता है, और जिसको मैं उठाना चाहता हूँ उसको किसी की मजाल क्या है कि दबा दे। तो जब ईश्वर ने कर्म सेट कर रखे हैं तो आपको नहीं लगता कि ज्योतिष ईश्वर के काम में बाधा डालेगा?
अगर आप जैसे कह रहे हैं कि कर्म रेमेडी करके ये उबार देंगे, अगर ईश्वर ने ही कर्म में लिख दिया है कि इसको दुख भोगना है, तो ज्योतिष आपको नहीं लगता कि ईश्वर के काम में बाधा डाल रहा है? ये मेरा पर्सनली सवाल है, आपको क्या लगता है इसमें? नहीं, बिल्कुल आपका प्रश्न बेशक नेट जी ये पर्सनल हो सकता है, हाँ। लेकिन मेरा जो जवाब होने वाला है हाँ। ये यूनिवर्सल हाँ। होने वाला है, सभी के काम आने वाला है। देखिए, हर व्यक्ति को ईश्वर ने या नेचर ने क्या है उसके कर्म से बांध दिया है। हाँ। ठीक है ना। मैं इसका पहला जो आपको जवाब दूंगा वो लॉजिकल दूंगा, जो कि समझ में आएगा सभी दर्शकों को। वो ये है कि देखिए, एक व्यक्ति बीमार होता है, यदि हम इस थ्योरी पे चलते हैं, जब व्यक्ति बीमार होता है तो यानी कि इसमें ईश्वर की इच्छा है कुछ कि भाई इसको बीमार करना है, लेकिन इसी के साथ डॉक्टर उसका पूरी तन्मयता से उसका इलाज करते हैं। तो इसमें डॉक्टर को कोई भी दोष नहीं लगता, कोई भी पाप नहीं लगता। अच्छा। इसीलिए जितने भी, देखिए, ईश्वर के ने जो बनाया है, पाप करने वाले बनाए हैं तो पुण्य करने वाले बनाए हैं। ठीक है ना। यदि उन्होंने डॉक्टर का पेशा दिया, और यदि आप देखेंगे हमारे सुश्रुत जो ऋषि हुए हैं, आर्यभट्ट जो हुए हैं, या और भी बहुत सारे वो हैं, आयुर्वेद के बारे में तो हम जानते ही हैं, तो संजीवनी बूटी लेकर आए थे, सुषैण वैद्य हुए हैं। तो यदि उस समय लक्ष्मण जी को बाण लगा था तो वैद्य ने इलाज किया था ना, तो उसको पाप नहीं लगने वाला। तो इसमें जो प्रश्न बनता है, जो मुझे लगता है वो ये बनता है कि हर व्यक्ति अपने कर्म से बंधा हुआ है। आप अपने कर्म को तन्मयता से करिए। एक ज्योतिष करने वाला व्यक्ति जो रेमेडी कर रहा है, भाई शास्त्रों में लिखा हुआ है ना कि भाई आपको प्रेडिक्शन भी करनी है और इसका उपाय ये है। क्योंकि जितने भी यज्ञ हुए हैं, या आप देखेंगे मंत्र और जो यज्ञ की परंपरा आई है वो इसीलिए आई ना कि भाई आपकी जन्म कुंडली के अंदर या आपके भाग्य के अंदर जो दोष हैं उनको यज्ञ कर्मों से या मंत्र और यंत्रों के माध्यम से उनको सुधारा जाए। अच्छा, यहाँ पर आचार्य जी फिर एक सवाल और उठता है जी। कि आपने कहा कि सुषेण वेद को बुलाया गया, हनुमान जी जड़ी बूटी लेने गए, यानी जहाँ पर लक्ष्मण जी को तीर लगा जी, साक्षात नारायण रूपी राम बैठे हुए जी, और हनुमान जी श्री रुद्र के अवतार हनुमान जी हैं, बिल्कुल। उसके बाद भी डॉक्टर को बुलाया गया। जी, तो उन ज्योतिषाचार्यों को आप क्या कहेंगे जो उनके पास आते हैं और बड़ी बड़ी बीमारी लेके वो पानी भूख के दे रहे हैं और कुछ जंतर बांध दे रहे हैं, तो ये किस तरह का ज्योतिष हुआ फिर? देखिए, ये जो मैं यही कहूँगा कि एक ज्योतिषाचार्य का कार्य बिल्कुल भी नहीं है कि वो मंत्र पढ़ कर दे दे कुछ, ठीक है ना, या कोई जड़ी बूटी उसको दे दे। जड़ी बूटी का कार्य जो होता है वो वैद्य का होता है, आयुर्वेदिक डॉक्टर का होता है, ठीक है ना। क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर उस पर्टिकुलर उसमें विद्या में परफेक्ट है, यानी कि उसका प्रोफेशन है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लोगों को, तो मैं यदि सिंगल एक मतलब वो कहूँ तो ये बिल्कुल गलत है। और आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं ऐसे सभी जो इस प्रकार की जो झाड़ फूक वाले हैं, मैं इसकी निंदा करता हूं और मैं इसको नगेट करता हूं, मैं इसको बिल्कुल नकारता हूं। चलिए अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं कि आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में आप ज्योतिष का कितना महत्व समझते हैं कि हर तरफ हम विज्ञान और जो बात करते हैं आधुनिकता की, तो यहाँ ज्योतिष कहाँ स्टैंड आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, आज के समय में मैं देख रहा हूँ कि ज्योतिष का जो ज्ञान है वो ऐसा नहीं है कि ये अभी कुछ समय से चलन में आया है, ये युगों युगों से चल रहा है, ठीक है ना। और ज्योतिष की आवश्यकता कब पड़ती है? जब व्यक्ति कंफ्यूज होता है या लाइफ के अंदर और बहुत सारे अपने जीवन में चाहता है कि कुछ बड़ा करे, और उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जैसे और बहुत सारे कंसल्टेंट होते हैं, आप देखेंगे प्रोफेशनल कंसल्टेंट होते हैं, उसी प्रकार से एक एस्ट्रोलॉजर भी कंसल्टेंट का काम करता है। तो इसमें कोई भी बुराई मुझे नज़र नहीं आती। आप लेकिन क्या करना है आपको, एक प्रोफेशनल और एक एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से ही आपको एडवाइस। लेकिन ये कैसे पता करें सर, इतना ज़्यादा मतलब रश है, हम कैसे पता करें कि परफेक्ट कैसे है? कुछ तो तरीका बताइए ना आप, जिससे मालूम पड़ सके कि, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पे आप ओपन करो तो हर जगह तो यही नज़र आ रहे हैं और दुनिया भर के मतलब ज्योतिष की चीज़ें आ रही हैं, रेमेडीज़ आ रही हैं। तो एक दर्शक जो व्यूवर है वो सामने जो बैठा देख रहा है वो कैसे अंदाज़ा लगाएगा कि ये परफेक्ट है या ये नहीं है? जी बिल्कुल, देखिए ये दर्शकों को सबसे इसका एक बहुत अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि लगभग 12 वर्ष प्रेडिक्शन करने में लगते हैं। आप ये देखिए कि किसी जो भी ज्योतिषाचार्य है जो प्रेडिक्शन कर रहा है उसका कोई गुरु है या नहीं है। यदि कोई उसका गुरु है तो आप निश्चित मान के चलिए कि उस व्यक्ति ने कहीं से सीखा है, एक बात। दूसरी बात, यदि कोई ज्योतिषाचार्य सबसे पहले आपको रेमेडी बताना शुरू कर दे, जेमस्टोन बताना शुरू कर दे,
आपको हवन की बात करना शुरू कर दे, या बहुत सारे तंत्र मंत्र यंत्र या इस प्रकार की यदि वो सजेशन उसको देना शुरू कर दे। आप देख सकते हैं यदि उसकी वेबसाइट है या सोशल मीडिया पर उसकी जो रील्स बनी हुई है या जो उसके इंटरव्यूज़ है, यदि वो रेमेडी बता रहा है इस प्रकार की, मतलब जहाँ भी आपको लगे जरा से भी डाउट हो कि कहीं सेलिंग की बात है, तो समझ लेना ये परफेक्ट। इसके पीछे सर क्या कारण है कि मतलब एक छोटा बच्चा भी अगर पहली दूसरी क्लास में है तो वो समझ जाता है कि मतलब ये उपाय करने से आप पैसा नहीं कमा सकते, ये करोड़पति नहीं बन सकते। तो क्या कारण लग रहा है कि ये आजकल एक थोक मंडी की तरह आ गए हैं लोग और सोशल मीडिया पर, और आकर ये कर लो आप करोड़पति बन जाएंगे, मतलब क्या माइंडसेट है उन लोगों का, ऐसा क्यों कर रहे हैं वो लोग, आपको क्या लगता है? देखिए, आज के समय में हर व्यक्ति स्मार्ट हो गया है, ठीक है ना। यंग जनरेशन है वो काफ़ी पढ़ी लिखी है, और पढ़ी लिखी होने के कारण जो समाज के अंदर उनके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना, एक दूसरे से आगे निकलने का। सोशल मीडिया ने क्या किया है कि अब जो सोशल मीडिया पर जो आप पोस्टिंग देखते हैं, रील्स देखते हैं, हर व्यक्ति अपने आप को बेस्ट दिखाने का प्रयास करता है। और जो लोग सोशल मीडिया पर थोड़ा सा लोअर फील करते हैं, चाहे वो अपने करियर को लेकर हैं, चाहे मैरिज को लेकर हैं, चाहे सोशल स्टेटस को लेकर हैं, तो एक प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ है। यूथ के लिए तो आज बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और वो जो यूथ है उस कियोस्क से निकल नहीं पा रहा है। अब जो नहीं निकल पा रहा है, तो एक और कारण है कि उसकी शेयरिंग नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि वो पेरेंट्स की बात नहीं मानता, उनको सोचता है कि भाई ओल्ड हैं, इनको समझ नहीं है। जो उनके फ्रेंड सर्कल के लोग हैं, जो उनके कलीग हैं, वो उनको राइट डायरेक्शन नहीं देते। मेरा ये पर्सनल भी अनुभव है कि बहुत सारे जो आपके जो डियरेस्ट या क्लोजेस्ट फ्रेंड्स आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो एक्चुअली होते नहीं हैं। तो ऐसे में जो यंग जनरेशन है वो एस्ट्रोलॉजर के पास जाती है, क्योंकि उन्हें मालूम है एस्ट्रोलॉजर न केवल हमको एक सही एडवाइस देगा, बल्कि वो हमारी जो प्लानिटरी पोजीशन है उसके आधार पर हमको सही रास्ता दिखाएगा, जिससे कि जीवन के अंदर हम प्रोफेशनल, इमोशनल और सभी तरह से इम्प्रूव कर सकें। अच्छा, छोटी छोटी रेमेडी से बड़े असर होते हैं, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से रेमेडी काम करती है, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति आपके पास आया है उसको कौन सी रेमेडी काम करेगी। कोई भी रेमेडी यूनिवर्सल नहीं है। यूनिवर्सल एक ही रेमेडी है, वो है फोकस करके अपने कार्य को लगातार करना, मेहनत करना, हार्ड वर्क करना। लेकिन ये जो हार्ड वर्क होना चाहिए, ये जो मेहनत होनी चाहिए, ये आपकी जन्मकुंडली के अंदर जो प्लानिटरी पोजीशन है, यदि उसके अकॉर्डिंग होगी तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। कोई भी रेमेडी जनरल रेमेडी नहीं है, कोई भी रेमेडी यूनिवर्सल नहीं है। तो जो छोटी छोटी रेमेडी की बात करते हैं, आपने बहुत सारे आप देखते हैं सोशल मीडिया पर कुछ भी बोल देते हैं। आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं तो उसको देखने में भी मुझे शर्म आती है, मुझे बोलने की तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत सारे लोग क्योंकि परेशान है, ठीक है ना, यूथ परेशान है, ओल्ड एज बाद में उनकी फिर मजाक भी उड़ते हैं। अभी लेटेस्ट एक वीडियो में देखा है, कोई जंतर सा लेके बैठे हैं और उनसे पूछा सीएम के बारे में, पता नहीं क्या, तो उन्होंने बोल दिया नीतीश जी अब की नहीं बन सकते, कुछ भी नहीं हो सकता, ब्रह्मांड कह रहा है, पता नहीं यूनिवर्स कह रहा है, और सीएम बन गए नीतीश जी। तो अब बाद में अब उनका लेटेस्ट वो आया कि नहीं, ब्रह्मांड तो अभी भी मनाही कर रहा है, लेकिन उनको जबरदस्ती बनाया गया है। तो मतलब ऐसा प्रोडक्शन करना ही क्यों? तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या रेमेडी छोटी सी मिट्टी की हंडिया में आप कच्चा दूध रख दीजिए, एक हफ्ते में लखपति बन जाएंगे, इनकी आवश्यकता क्या है सर? नहीं, पहली बात तो इस प्रकार की रेमेडी कुछ होती नहीं है। हाँ। देखिए, मैं आपको चैनल के माध्यम से, पॉडकास्ट के माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा, रेमेडी केवल वो होती है जो शास्त्रोक्त होती है। हाँ। जो हमारे वैदिक उसमें लिखी हुई है। तो पाराशर जो हमारा वैदिक सिस्टम है, उसके आधार पर यदि कोई ज्योतिषाचार्य आपको रेमेडी बता रहे हैं तो वो कार्य करेगी। अच्छा, ठीक है ना। और ये जो जितनी भी रेमेडीज़ हैं, हाँ। ये सिर्फ व्यक्ति ने अपने आप बना ली है, ठीक है ना। हाँ। तो वो रेमेडी बिल्कुल काम करती नहीं है। दूसरी बात मैं एक और कहना चाहूँगा कि रेमेडीज़ जो होती है वो आप देखेंगे अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग कम्युनिटी की अलग अलग होती हैं। तो ये प्लेसबो इफेक्ट्स जाता है, खाली एक मानसिक रूप से एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, इसके अलावा कुछ नहीं है। अच्छा, तो इस प्रकार की जो साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट है, मैं ये कहूँगा कि किसी व्यक्ति की नाव डूब रही है, परेशान है, यदि आप उसके ऊपर हाथ रख के बोल देते बेटा सही समय नहीं है, तो ये मानवता के लिए तो ठीक है, लेकिन इससे परमानेंट कुछ होने वाला, यानी कुल मिला के ये जो रेमेडी बताई जा रही है आजकल, ये रेमेडी जनता के लिए नहीं है, वो उनके खुद के लिए है। एग्जैक्टली। हाँ, कि ये वाली कर लो, अगर तुक्का लगे ठीक है, हमें मान लेना,
वो अपने लिए रेमेडी बता रहे हैं कि किस तरह से फेमस हो जाएं छोटी चीज़ करने के बाद। वो यही लग रहा है आपको भी? देखिए, मैं तो हमेशा अपने दर्शकों को यही बोलना चाहूँगा हाँ कि जो रेमेडी शास्त्रोक्त है, हाँ 9 प्लैनेट्स हैं, हाँ। 12 राशि हैं, लेकिन सर वो 27 लॉजिक भी तो दे रहे हैं ना कि इससे ये मिट्टी पता नहीं शुक्र है, पक्की मिट्टी बुद्ध हो गई, वो ये तो पब्लिक को कैसे पता कि ये मतलब ये रियल में है नहीं है? तो उनके तो रेमेडी जो बता रहे हैं वही है। देखिए, सवाल तो ये बनता है ना, तो इनके खिलाफ कैसे मतलब इनके अगेंस्ट कैसे काम कर सकते हैं? नहीं, देखो, दर्शकों को तो समाज को तो यही बढ़िया रहेगा हाँ कि आप सबसे पहले उसकी जो रेमेडीज़ बताई जा रही हैं, क्योंकि समाज में जो चीज़ें आ रही होती हैं, अपना विवेक काम करें। अपना विवेक इस्तेमाल करना चाहिए। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारा यूथ या आज के समय में लोग काफ़ी जागरूक हैं, काफ़ी समझदार हैं, और मुझे लगता है कि आज की जनता को आप यकीन मानिए बेवकूफ़ नहीं बना सकते आप। चलिए, हमारे देश के लोग इतने समझदार, मतलब पूरी दुनिया के लोग इतने समझदार हैं, आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते। केवल कोई चुटकुला सुनाकर, कोई रेमेडी इस तरह की देके आप कुछ टाइम के लिए तो मार्केट में रहेंगे, लेकिन उसके बाद गायब हो जाएंगे। मैं पिछले 36 वर्षों से काम कर रहा हूँ, और नीर जी, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैंने आज तक केवल और केवल ज्योतिष, वास्तु और स्पिरिचुअल हीलिंग ही किया है, इसके अलावा कोई काम नहीं किया। और मेरा फ़ोन नंबर वही है, जब से आज तक आया है मेरा मोबाइल नंबर वही है, मेरा ऑफिस, मेरा घर वही है। तो ना तो मैंने घर बदला है, ना मैंने मोबाइल बदला है, और ना ही मैंने प्रोफेशन बदला है। तो जब आप इतने स्ट्रोंगली काम करते हैं तो इसका मतलब है आप मुझे लगता है परफेक्टली काम कर रहे हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्या हर समस्या का समाधान ज्योतिष के माध्यम से संभव है, और अगर नहीं तो क्यों? तो ज्योतिष के माध्यम से आप काफ़ी हद तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं, लेकिन आप 100% कोई भी साइंस या कोई भी आध्यात्मिक जो विद्या है, वो उसके अनुसार समस्या हल नहीं होगी। क्योंकि हमारे जो पूर्व जनों के संस्कार हैं, जो हमें मिला है, उसके आधार पर हमको भोगना पड़ेगा। और इसके पीछे मैं जो आपको विटनेस देता हूँ, जो मैं साक्ष्य देता हूँ, वो ये है कि साक्षात भगवान जो है, उन्हें भी अपने पूर्व जन्मों के संस्कार के आधार पर ये सब भोगना पड़ा है। जब देवों को भी भोगना पड़ा, तो आप समझ सकते हैं इंसानों की तो क्या इसमें। तो ज्योतिष क्या उन समस्याओं को थोड़ा बहुत कम करता है अगर कर्म के हिसाब से है तो? बिल्कुल उपाय है, जैसे कोई किसी की बड़ी समस्या लिखी है किसी के जीवन में कुंडली के मुताबिक या पूर्व कर्मों के मुताबिक, तो क्या उन रेमेडीज का काम, क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि सिर्फ ये है कि अगर हाथ कटना है तो हाथ कटेगा नहीं, सूज जाएगा या हड्डी टूट जाएगी लेकिन वो जुड़ जाएगी? क्या ज्योतिष वो है कि हाथ कटने नहीं देगा कर्म की वजह से, लेकिन हाँ पेन तो होगा, पेन कम हो सकता है? जी बिल्कुल। देखिए, क्या हुआ है, ज्योतिष के आधार पर हमको ये पता चलता है कि ये घटना घटने वाली है या ये घट सकती है। तो जब जो व्यक्ति ज्योतिष जानता है या जिस व्यक्ति को अपनी जन्म कुंडली के बारे में मालूम है, तो वो पहले से अलर्ट हो जाता है। तो वो वही है कि आपको तलवार नहीं लगी, सुई की नोक दर्द होगा, एग्जैक्टली, बस वो दर्द कम हो सकता है। अगला सवाल आचार्य जी मेरा यह है कि ज्योतिष के जो उपाय होते हैं, और कई बार क्योंकि ज्योतिष में अंग ज्योतिष भी आ जाता है, वास्तु भी आता है, जैसे कि आपने बताया, उसमें रत्न पहनना, या कई बार आजकल बताया गया कि मोबाइल नंबर बदल लीजिए या अपने नाम के आगे एक आध अक्षर जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, क्या इनके उपाय से असर पड़ता है? ये सवाल इसलिए बनता है क्योंकि अभी रिसेंटली एक प्रेमानंद जी से किसी ने सवाल किया, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ करने से, कोई रत्न पहनने से या फिर नाम बदलने से या नंबर बदलने से कुछ भविष्य में सफलताएं मिलती हों, तो ऐसा किसी व्यक्ति की मिली हो तो हमें बता दिया कर। तो इसलिए सवाल उठना ज़रूरी है कि आप इस बात से कितना संबंध रखते हैं या सहमत हैं या नहीं हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जो प्रेमानंद जी ने बात कही है, मैं उसमें यहाँ पर कुछ चीज़ें जोड़ना चाहूँगा जी। जो मुझे लगता है कि प्रेमानंद जी जो है वो भक्ति मार्ग में है, उनकी जो आस्था है वो भक्ति मार्ग से जुड़ी हुई है। तो वो जो बता रहे हैं वो अपनी जगह सही है, और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है कि यदि आपके 9 ग्रह, क्योंकि ग्रह तो क्या है, व्यक्ति के जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन यदि ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए तो ग्रह दशा गोचर कोई कार्य नहीं करता, यानी कि कोई भी नुकसान नहीं करता। तो प्रेमानंद जी जिस अवस्था में हैं, उनके ऊपर ग्रह दशा गोचर का कोई कार्य नहीं करेगा। हाँ, वो अलग, वो एक हाँ। अलग उसमें जोन में जा चुके हैं। तो वो जो बात बोल रहे हैं वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। मैं इस प्रकार से प्रेमानंद जी को कहूँगा कि वो 100% ठीक बोल रहे हैं। लेकिन हमें यहाँ पर
उन लोगों के बारे में सोचना चाहिए या सोचना पड़ेगा जो लोग प्रॉब्लम्स में हैं। क्योंकि हर कोई तो प्रेमानंद जी की अवस्था में नहीं है ना। नहीं है, ठीक बात है। हर व्यक्ति तो मतलब उस तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं है, उस तरह की राधा रानी की कृपा नहीं है सबके ऊपर, आपके हमारे ऊपर तो नहीं है उतनी। जैसा कि वो खुद बताते हैं कि दोनों किडनी ना होने के बावजूद वो 17 वर्ष से हैं। जी। तो ये स्थिति तो मुझे लगता है कि रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस में है कि शायद कोई इस स्थिति में आए। ठीक है। तो इसलिए जो उनकी अवस्था है उससे हम किसी का कंपैरिजन नहीं कर सकते। इसलिए जो रेमेडीज़ की हम बात करते हैं, जिस व्यक्ति को जो रेमेडी चाहिए, जो कहते हैं जो मेडिसिन चाहिए, उसको अपने को जिंदा रखने के लिए, अपना वजूद बनाए रखने के लिए, स्टेटस बनाए रखने के लिए, वो अवश्य करनी चाहिए। ठीक है ना। क्योंकि एक ही उपाय, एक ही पद्धति सबके ऊपर लागू नहीं होती। यदि हर व्यक्ति भक्ति में डूब जाए, हर व्यक्ति को राधा रानी की या ईश्वर की कृपा प्राप्त हो जाए, तो फिर तो आनंद ही आ जाएगा ना। और ऐसा क्या मानते हैं, रत्नों से प्रभाव पड़ता है? रत्न पहनने से या नंबर बदलने से कुछ ऐसा फर्क पड़ता है? देखिए, जेमस्टोन प्रॉपर काम करते हैं, लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी जन्म कुंडली के अंदर कौन से प्लैनेट स्ट्रोंग है, कौन से वीक हैं, कौन से प्लैनेट की महादशा, अंतरदशा और पीरियड चल रहे हैं। यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर अभी बहुत ही बुरा समय चल रहा है, ग्रह दशा गोचर चल रहा है, तो आपको उसको एंटीडोट देना पड़ेगा। यानी कि जो जन्म कुंडली में आपका प्लैनेट शुभ है, उसका आपको जेमस्टोन पहनना चाहिए, तो निश्चित रूप से वो आपके लिए शुभ परिणाम देगा। और ये जो केमिकल इफेक्ट होता है, ठीक है ना, ब्रेन में जो हमारी जो सेल्स होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, तो निश्चित रूप से जेमस्टोन काम करता है। लेकिन जेमस्टोन जो आजकल बहुत सारे मैं देखता हूँ लोग पहनते हैं, जेमस्टोन का मतलब ही, जेम का मतलब क्या होता है? रेयर। तो जो जेमस्टोन होते हैं वो एक तो डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा होती है, और जो सब स्टैंडर्ड होते हैं वो काम नहीं करते। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यदि आपको कोई जेमस्टोन रिकमेंड करता है तो बेटर है या तो बहुत अच्छा जेमस्टोन आप पहनिए, किसी मतलब अच्छी जगह से परचेज करिए, या फिर क्या करें, उसका ऑल्टरनेटिव जो मैं प्रैक्टिस करता हूँ पिछले 36 वर्षों से, वो ये है कि आप उस कलर्स के कपड़े पहनिए, ड्रेसेस पहनिए। ओके। अपने घर का जो कलर है उस तरह का कराइए, तो निश्चित रूप से, क्योंकि जेमस्टोन क्या कर रहा है, आपको कलर की जो वाइब्स है, जो सीक्रेशन है, उसको प्रोवाइड कर रहा है। तो जब आपके घर के अंदर वो कलर होगा, वो कलर्स आप पहनेंगे, तो वो जो रिसीविंग पावर है वहाँ से भी आपको मिल जाएगी। अच्छा, और वो ज़्यादा काम करती है। जेमस्टोन के अल्टरनेट काम करते हैं? बिल्कुल नहीं करते। वो भी पहनना, पैसा खराब करना है, पैसा खराब करना, बिल्कुल पैसा खराब करना पहनी तो ओरिजिनल पहनी, वरना मत पहनिए। बिल्कुल। आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि भाई, मान लो आप एक तरह से कह सकते हैं कि भाई आपको ऑक्सीजन चाहिए, और किसी ने बोला, डॉक्टर ने बोला कि आप अच्छे अच्छे पेड़ लगा दीजिए। आप कहते हैं चलो वो तो अवेलेबल नहीं है, हम प्लास्टिक के पेड़ लगा देते हैं, तो क्या आपको उससे ऑक्सीजन मिलेगी क्या? इसी प्रकार से जो सेमी स्टोन्स होते हैं बिल्कुल भी काम नहीं करते। ये एक प्रकार से पैसा भी खराब करना है, और मैं दूसरी बात ये कहूँगा कि आपकी इमेज भी इससे खराब होती है। वो कंगना रनावत का डायलॉग था ना, रिबोक ना सही, रिबोक ही सही। जी। तो रिबॉक की मतलब ब्रांड अच्छा पहने वरना ना पहने। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आचार्य जी, मैं जानना चाहूँगा, आजकल जो है ऑनलाइन ज्योतिष के ऐप्स आ गए हैं, ऑनलाइन ज्योतिष का समाधान बताया जा रहा है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, जो समाधान की हम बात कर रहे हैं, ऐप्स की बात कर रहे हैं, वो एक जनरल मैं कहूँगा कि इंटरप्रिटेशन उसमें होती है, और जनरल इंटरप्रिटेशन बिल्कुल भी काम नहीं करती। एआई भी बताने लग गया आजकल। और एआई की तो मैं एक बात बताता हूँ आपको, एआई को एक्चुअल में प्रेडिक्शन करने के लिए अभी समय लगेगा। ठीक है ना। आज जो एआई बता रहा है और जो उसकी प्रेडिक्शन है, उसको मैं नेगेट करता हूँ, क्योंकि मैंने अनुभव किया है कि जो मैंने उसके हॉरोस्कोप, उसके अंदर जो डिटेल्स मैंने प्रोवाइड की इसको, उसके आधार पर वो एक उसे जनरल इंटरप्रिटेशन थी। क्योंकि जब आप इंटरप्रिटेशन करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं, जो व्यक्ति आपके सामने आता है, आप देश काल और परिस्थिति देखते हो। अभी एआई उस लेवल पर नहीं पहुंचा है, वो इमोशंस को नहीं पकड़ पा रहा है। क्योंकि देखिए, एक घर में 4 बच्चे पैदा होते हैं, ये 4 मेंबर हैं, तो सब का अलग अलग माइंड सेट है। लेकिन जब एआई को आप कमांड देते हैं तो वो चारों का एक ही वो निकाल देगा। ठीक है ना। तो मैं यही कहूँगा कि जो ऑनलाइन ऐप्स है वो ठीक है, एक जनरल इंटरप्रिटेशन के लिए ठीक है। आप देखते हैं कि जैसे न्यूज़पेपर्स में क्या होता है कि आज का भविष्यफल, साप्ताहिक भविष्यफल, उस तरह से ही वो एआई है। उसमें कुछ भी मैं अभी नया नहीं देख रहा हूँ, लेकिन हाँ, जिस प्रकार से एआई काम कर रहा है, आने वाले कुछ वर्षों में वो कुछ हद तक मतलब एक्यूरेट प्रेडिक्शन देना शुरू कर देगा। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे चंद महीनों में या चंद हफ्तों में करोड़पति बनने के अनगिनत उपाय बताए जा रहे हैं जी।
क्या ये कोई ज्योतिष विद्या है या फिर ये क्या स्कैम चल रहा है कोई? देखिए, ये जो करोड़पति बनना, अरबपति बनना, ये मैं ये कहूँगा कि इस तरह से ये जो चीज़ें चल रही हैं, ये केवल एक तरह से मैं कहूँगा कि ज्योतिष के अंदर ऐसा कुछ नहीं है। स्कैम है फिर तो ये? मैं इसको स्कैम आप कह सकते हैं, बीइंग मतलब जर्नलिस्ट आप इसको बोल सकते हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल मैं ये कहूँगा कि मैं इसको दूसरे तरह से लेता हूँ। आपके शब्दों में ये स्कैम है, ठीक है ना, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा बोलूँगा कि ये एक प्रकार से लोगों को ना, ये लोगों के साथ ये बहुत बड़ा क्राइम है। तो सर सीधे स्कैम हुआ ना, 420 क्राइम। क्योंकि देखिए, आप देखिए ना कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर उस प्रकार की ग्रह दशा गोचर नहीं है, उसकी बैकग्राउंड वैसी नहीं है, ठीक है ना, और उसके भाग्य में वो चीज़ नहीं है। आप उस व्यक्ति को झूठी तसल्ली दे रहे हैं, और जब झूठी तसल्ली दी जाती है, जब उस सच्चाई सामने आती है, तो व्यक्ति पहले से ज़्यादा परेशान होता है। अब लोग क्या कर रहे हैं कि भाई आप करोड़पति बन जाएंगे, प्रिडिक्शन कर रहे हैं लोग, 1 साल के बाद ही होगा। अरे भाई 1 साल के बाद क्यों होगा? तो 10 दिन की प्रिडिक्शन दे पहले मुझे, ठीक है ना। जो 10 दिन की यदि प्रिडिक्शन आप दे रहे हैं वो ठीक है, तो आगे भी होगा। तो देखिए, तो लोग क्या होता है, एक्साइट होते हैं कि भाई मैं करोड़पति बनूंगा, क्योंकि हर व्यक्ति चाहता है कि वो सारी सुख सुविधा उसको मिले, और उस लालच में, या मैं कहूँगा उस तरह के उसमें वो आके वो करोड़पति वाले जो ये एस्ट्रोलॉजर हैं उनके झांसे में आ जाते हैं। और मैंने ऐसा देखा है कि ये जितने भी इस प्रकार के करोड़पति या ऐप बना रहे हैं या एस्ट्रोलॉजर बना, इससे इनको बचना चाहिए, क्योंकि कोई भी लाइफ में शॉर्टकट नहीं। अच्छा, यहाँ पे तो सर सीधा सवाल ये भी उठता है ना कि जो पब्लिक को बता रहे हैं कि करोड़पति बनिए हफ्तों में, मिनटों में, वो खुद कुंडली देखने के लिए 10,000, 15,000, 20,000 चार्ज कर रहे हैं जी। तो वो खुद क्यों नहीं कर ले रहे वो उपाय? तो सवाल एक ये भी बनता है, अगर कोई व्यक्ति अगर सोशल मीडिया पर ये कहते हैं कि अगर इवन कोई मिट्टी की हंडिया ले आइए या फिर हाथ पर लिख लीजिए या ये करने से आप करोड़पति बन जाएंगे, उस व्यक्ति के पास अगर हम कुंडली दिखाने के लिए फ़ोन करें तो 25,000 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो वो खुद भी तो वो उपाय कर सकते हैं करोड़पति बनने के लिए, मुफ्त में सेवा करिए जनता की, फिर कुंडली देखने का आपको चार्ज क्या करना है? तो सवाल तो ये भी उठता है। तो इसको तो सीधे स्कैम कहने में क्या आपत्ति है? तो खुले तौर पर इसको कहा जाना चाहिए स्कैम है ये, और सरकार को फिर मैं तो कह रहा हूँ ऐसे ये जनता को बचाने के लिए, इस स्कैम से बचाने के लिए एक्शन भी लेना चाहिए पब्लिक को। आपको क्या लगता है? देखिए, जो रेमेडी की हम बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति खुद कुछ नहीं है, ठीक है ना, जो खुद प्रॉब्लम्स में है और वो दूसरों को करोड़पति बना रहे हैं, तो मेरा यहाँ पर जो मैं अनुभव करता हूँ वो ये है कि इसमें 2 चीज़ों को हमको लेना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि यदि आप खुद पैसे वाले हैं तो आप दूसरों को पैसे वाला बना सकते हैं, ठीक है ना। हर व्यक्ति का अपना भाग्य है, पूर्व जन्मों के संस्कार लेकर पैदा होता है। आप देखेंगे कि मैं एक लाइव एग्जांपल यहाँ पर दूंगा कि गावस्कर जो कि हमारे महान क्रिकेटर हुए हैं देश के, उनके वो अपने बच्चे को पूरी ट्रेनिंग उन्होंने दी, सब कुछ किया, वो सारी फैसिलिटीज़ भी थी, वो माहौल भी था, लेकिन उनका बच्चा क्रिकेटर अच्छा नहीं बन पाया, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप और भी मैं कहूँगा कि यदि अमिताभ बच्चन फैमिली देख लीजिए, और भी बहुत सारे ऐसे हैं, आप बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट को देख लीजिए कि उनकी फैमिलीज़ में जो बच्चे पैदा हुए या जो उनसे जुड़े हुए वो उतने सक्सेसफुल नहीं हुए। लेकिन सर उन्होंने गारंटी भी तो नहीं ली ना कि मैं आपको लिख के देता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि मैं अपने बेटे को महान क्रिकेटर बनाऊंगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं अपने बेटे को महान एक्टर बना दूंगा। यहाँ तो गारंटी ली जा रही है। नहीं, जो गारंटी वाली बात है वो उसको तो मैं फिर बोलूंगा जो आप बोल रहे हैं, गारंटी वाला शब्द कुछ नहीं है। देखिए, ज्योतिष क्या है ना नीरज जी, ज्योतिष जो है ना वो आपको प्रोबेबिलिटी बताता है, संभावना बताता है कि ऐसा हो सकता है आपके जीवन 100% ऐसा होगा ही। जो ऐसा बोलते हैं मैं उनको यही कहूँगा कि उनको इस प्रकार का क्लेम नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक सर सवाल ये बनता है, आजकल बहुत आ रहा है पॉडकास्टों में देखने को मिलता है कि वो यहाँ तक बताने लगे हैं, क्या ज्योतिष में ये संभव, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, कितनी सीटें आएंगी, या ये व्यक्ति जीतेंगे नहीं जीतेंगे, क्या ज्योतिष ये बता सकता है कि राजनीति तक गणना हो सकती है ज्योतिष के अंदर? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, इसको हम बोलते हैं कि राज ज्योतिष, ठीक है ना। पहले जितने राजा महाराजा होते थे वो अपने पास ज्योतिष वालों को रखते थे, ठीक है ना। तो ये गणना तो हो सकती है, लेकिन इस गणना को करने के लिए, ये प्रेडिक्शन करने के लिए एस्ट्रोलॉजर को काफ़ी अनुभव की जरूरत पड़ती है। और उसके बाद जब प्रेडिक्शन हम किसी
करते हैं कि भाई वो मुख्यमंत्री बनेगा या पीएम बनेगा, तो उनकी एक्यूरेट बर्थ डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। और जो जो कैंडिडेट्स हैं, जैसे मान लो किसी पार्टी में 5 कैंडिडेट्स हैं, 10 कैंडिडेट्स हैं, तो उनकी भी कुंडली होनी चाहिए। यदि उनकी कुंडली हमारे पास नहीं है या पार्टी की कुंडली हमारे पास नहीं है, या फिर इसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है। एक मुंडन एस्ट्रोलॉजी में बोलते हैं, इस पर्टिकुलर क्षेत्र की कुंडली हमारे पास होनी चाहिए कि भाई मान लो हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं या राजस्थान की बात करते हैं, तो वो कब स्वतंत्र हुआ, ठीक है ना, कौन सा पर्टिकुलर जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भाई ये सीएम बनेगा, उसकी एक्यूरेट कुंडली हमारे पास है या नहीं है। तो यदि ये सारी चीज़ें हैं तो कुछ हद तक ये बताया जा सकता है कि हाँ, इस व्यक्ति के जीवन में सीएम बनने के योग हैं, बनने की संभावना है, बनेगा ही ऐसा नहीं है। हाँ, संभावनाएं जताई जाती हैं। बिल्कुल, ठीक है। अगर जब ये ऐसी प्रोडिक्शंस गलत होती हैं तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? या गणना में गलती है, या डेट ऑफ बर्थ में गलती है, या फिर क्या मानते हैं आप? देखिए, इसमें मैं कहूँगा बहुत सारी गलतियाँ हैं। सबसे पहली तो उस एस्ट्रोलॉजर की गलती है, क्योंकि उसके पास डेटा नहीं है। डेटा नहीं है। जब डेटा नहीं है तो भाई, एस्ट्रोलॉजी का मतलब है प्रेडिक्शन करने का मतलब। देखिए, यदि आप एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो सबसे पहला बेसिक नियम क्या होता है कि जब जिस व्यक्ति के बारे में आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं उसकी एक्यूरेट बर्थ डिटेल आपके पास होना चाहिए, इवन सेकंड्स भी आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास उस व्यक्ति के डिटेल्स नहीं है तो आप प्रेडिक्शन कर ही नहीं सकते। तो जो एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन कर रहा है, यदि उस व्यक्ति की प्रेडिक्शन गलत हुई है तो इसका मतलब है कि उसके पास एक्यूरेट बर्थ डिटेल नहीं होगी, एक बात। दूसरी बात है, उसके पास मुंडन एस्ट्रोलॉजी जिसको हम बोलते हैं, जेमिनी ज्योतिष जो बोलते हैं, उसके पास उसकी डिटेल नहीं है। और जितने भी और जो पार्टीज हैं उनकी डिटेल्स उसके पास है नहीं, उसने उसको स्टडी भी नहीं किया। जब स्टडी नहीं किया, आपके पास डिटेल नहीं है, तो प्रेडिक्शन तो 100% फेल होनी है। तो ये तो ब्लफिंग है कि कभी आपका तुक्का बैठ गया, कभी नहीं बैठा। लेकिन मैंने अभी तक जो प्रेडिक्शंस किए, मैंने अभी ट्रंप के बारे में प्रेडिक्शन की थी, तो हमने वहाँ पर जो मुंडन एस्ट्रोलॉजी है और बाकी और भी चीज़ें मैंने उसको एनालाइज किया और मैंने प्रेडिक्शन की कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे। और उस समय जब मैं प्रेडिक्शन कर रहा था ये, तो ट्रंप के ऊपर बहुत सारे आरोप लगे थे और ऐसा माना जा रहा था ट्रंप को जेल हो जाएगी। अच्छा। और उसके बाद हमले भी उनके ऊपर हुए। लेकिन मैंने अपनी प्रेडिक्शन में वही रखा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनेंगे। जब मैंने प्रेडिक्शन की, और जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजिकल पॉलिटिकल प्रेडिक्शन करता हूँ, तो उसके पीछे केवल गणना तो है ही, आप मतलब आपके पास कुंडली होनी चाहिए, उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। वो मैं यही कहूँगा कि आपको क्या इंट्यूशन होता है क्या, ठीक है ना, वो एस्ट्रोलॉजिकल उसमें नहीं आता, गणना में नहीं आता, वो इंट्यूशन पर काम करता है। तो जो इंट्यूशन पर काम करता है जो एस्ट्रोलॉजर, उसकी प्रेडिक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और मैं जब काम करता हूँ, अपने पॉडकास्ट के शुरुआत में ही पूछी कि मेरा रुचि क्या है, तो मैं वैदिक सिस्टम पर तो काम ही करता हूँ। मेरा इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मैं बहुत साधना करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ, और उस मेडिटेशन से जो ग्लिम्पसेस होते हैं दुनिया भर में या जो भी होता है, उससे मुझे आभास हो जाता है कि क्या घटना घट सकती है। लेकिन मैं पॉलिटिकल प्रेडिक्शंस करने से बचता हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे मतलब कई बार प्रॉब्लम्स पार्टीज़ की तरफ से या कुछ लोगों को आती है, पक्षपात हो जाता है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जब तक मुझसे विशेष मतलब कोई आग्रह ना करे कि आप प्रेडिक्शन करिए कि मैं एमएलए एमपी बनूंगा या नहीं बनूंगा, प्राइम मिनिस्टर या सीएम बनूंगा या नहीं बनूंगा, या जो भी है, तब तक मैं नहीं करता हूँ उसमें। चलिए, उम्मीद है इस पॉडकास्ट के बाद आपके पास पर्सनली राय लेने लोग आए, क्योंकि बंगाल में इलेक्शन है। अच्छा, एक सवाल अब थोड़ा लीक से हटके चलते हैं जी। पितृदोष को लेकर बहुत सी चीज़ें बताई जाती हैं सोशल मीडिया पर, और क्योंकि मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है लोगों के बीच में। कहा जाता है कि पितृदोष अगर किसी के ऊपर है घर में, तो तमाम कोशिशों के बाद भी ना सफलता हाथ लगती है ना कुछ हाथ में आता है। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत छोटे छोटे उपाय बताए जा रहे हैं आचार्य जी। तो पितृदोष जैसी बड़ी समस्या को लेकर, अगर पितृदोष होता है और ये है तो बहुत बड़ी समस्या है, क्या इतनी बड़ी समस्या के लिए सोशल मीडिया पे बताए जाने वाले छोटे छोटे उपाय कारगर होते हैं? देखिए, निश्चित रूप से पितृदोष होता है, लेकिन उसके लिए विधिवत रेमेडी बनती है जो कि आपको करनी चाहिए, और वो लगातार करनी पड़ेगी। क्योंकि यदि आप छोटी मोटी रेमेडी जो आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर चल रही है, उससे कुछ भी होने वाला नहीं है। ये केवल और केवल प्लेसबो इफेक्ट इसका होने वाला है, यानी कि केवल साइकोलॉजिकल वो है। और जो इस तरह की जो रेमेडीज़ बता रहे हैं उनको खुद भी कुछ नहीं आता, क्योंकि पितृदोष कोई आसान बात नहीं है। पितृदोष का मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में जब किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में पितृदोष आता है तो वो एक पीढ़ी में नहीं आता, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चला रहा होता है। तो उसका यदि किसी जन्म कुंडली के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी दोष चला रहा है,
तो आप केवल कि भाई ये अंगूर उधर रख दो उठा के, हाँ। ये सामान इधर रख दो, या ये छोटा सा फूल वहाँ पर वो करा दो, या किसी भूखे को भोजन करा दो, ये जो दुनिया भर की हजारों प्रकार की रेमेडीज़ हैं वो इसमें बिल्कुल भी काम नहीं करती। इसका साक्ष्य मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जब कौरव पांडव के टाइम पर भी मतलब पितृदोष की बात की गई है और कई जगह हमारे शास्त्रों में उस तरह का आता है, तो निश्चित रूप से पितृदोष होता है, लेकिन इसकी रेमेडी एक परफेक्ट लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है। लॉन्ग टर्म पर, और कई बार तो पीढ़ी दर पीढ़ी करनी पड़ती है। हाँ। आपके यदि जन्मकुंडली के अंदर पितृदोष है तो आपको भी वो उपाय करना पड़ेगा और आपकी जनरेशन को भी वो करना पड़ेगा, तभी दूर होगा। पितृदोष 7-7 पीढ़ियों तक चलता है, तो उसका उपाय एक पीढ़ी में नहीं होगा, क्योंकि मान लो जो पितृदोष का मतलब है कहीं ना कहीं आपने कोई भी ऐसा वो हुआ है कि पाप मैं कहूँगा, या कोई ऐसा कर्म हुआ है जिससे मतलब आपके पितृ नाराज हो गए हैं। तो अब वो जो पितर आएंगे, मान लो आपके यहाँ पर दोबारा उन्होंने जन्म लिया, तो जरूरी थोड़ा कि आपके बच्चे के रूप में उसने जन्म लिया, हो सकता है पोते के रूप में ले, या हो सकता है उसके उसमें ले, तो वो कई कई पीढ़ियों तक आपको उसको रेमेडी करनी पड़ेगी। और उसके लिए जो इसका ज्ञानी है, जिसको समझ है, वही आपको बता सकता है। आम ज्योतिषाचार्य के बस में ये नहीं है। चलिए, यहाँ पर ये तो क्लियर है कि पितृदोष जैसी बड़ी समस्या का समाधान सोशल मीडिया पर बताई जा रही छोटी छोटी रेमेडी से तो नहीं होना, एक लॉन्ग टर्म प्रक्रिया है और इसको लगातार करता रहना ही इसका समाधान है। और उसका असर धीरे धीरे हमें, जैसे कि उन्होंने आचार्य जी ने बताया कि परफेक्ट और ज्ञानी ज्योतिष से ही उसका जानकारी ले, ऐसे ही सोशल मीडिया के थ्रू आप जो रेमेडीज़ करके आप सोचें कि पितृदोष का समाधान होगा, ये संभव नहीं है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं आचार्य जी। मैं जानना चाहता हूँ कि आजकल जगह जगह पोस्टर्स देखने को मिलते हैं, बस स्टैंड पर चले जाइए या फिर कहीं भी रेलवे स्टेशन में चले जाइए कि मन चाहा प्यार पाइए, नौकरी में सफलता पाइए, शत्रु का विनाश करिए, और मतलब इस तरह की तमाम। तो वो लोग जो बाबा कर रहे हैं, जो ये पोस्टर्स, क्या ज्योतिष में ये है कुछ ऐसा? जैसे आपने कहा कि मनचाहा प्यार, तो मैं यही कहूँगा कि ये आपकी जन्मकुंडली से ही डिसाइड होता है कि आपकी लाइफ में आपका जीवन साथी कौन बनेगा। हमारी तो फिलोसफी भी यही रही है, हमारी अवधारणा भी ये रही कि पति पत्नी या जो भी हमारे साथ लोग जुड़ते हैं उनका हमारा पूर्व जन्मों से संबंध है। जोड़ी ऊपर से बन के आती है। जोड़ी ऊपर से बन के आती है, और जो हमारे मित्र हैं, पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं, वो सब हमारे कहीं ना कहीं हमसे कनेक्टेड होते हैं। तो इस अवधारणा को ध्यान में रखते हुए मैं ये कहूँगा कि ज़बरदस्ती आप किसी को किसी से जोड़ नहीं सकते। और यदि जिस प्रकार के आप ये विज्ञापन देख रहे हैं या सुनते हैं, यदि इस प्रकार से यदि कुछ सुनते हैं, तो मैं कहूँगा कि वो उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा आचार्य जी, वशीकरण होता है क्या? बिल्कुल होता है, वशीकरण होता है, लेकिन वो एक अलग विद्या है। और वो जो टीवी पर जो आते हैं या जो सोशल मीडिया पर आते हैं, ये उस कैटेगरी में नहीं है। ऐसा क्या वशीकरण होता है जैसे आजकल चलता है कि अगर आप किसी को अपने काबू में करना चाहते हैं तो ये मंत्र पढ़ दीजिए, वो आपके प्यार में नहीं रह पाएगी, वो आपको मिलने आएगी? तो क्या वशीकरण इस लेवल तक होता है कि दूर बैठे बैठे किसी को आप इस प्रकार आकर्षित कर दें कि वो आपको फ़ोन कर ले, वो आपके पास मिलने आ जाए? क्या ये संभव है? देखिए, वशीकरण को मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि एक प्रकार से टेलीपैथी है, ठीक है ना, कि आप दूर बैठे हुए किसी व्यक्ति को कमांड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उस चीज़ को देख सकते हैं। तो वशीकरण को यदि मैं थोड़ा सा मॉडरेट शब्दों में कहूँ, मैं ये कहूँगा कि टेलीपैथी के माध्यम से उस व्यक्ति के माइंड को आप कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हर किसी को आप वशीकरण नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसका कारण है कि जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर चंद्रमा वीक होगा या फिर मंगल वीक होगा या सूर्य वीक होगा, ऐसे लोग बहुत ही जल्दी मतलब प्रभावित हो सकते हैं, उनका वशीकरण किया जा सकता है। लेकिन जिस व्यक्ति का चंद्रमा स्ट्रोंग है, सूर्य स्ट्रोंग है, तो ऐसे व्यक्तियों के ऊपर वशीकरण बिल्कुल भी नहीं चलता। यदि मैं इसको कहूँ कि वशीकरण होता है या नहीं होता, तो मैं यही कहूँगा कि इस पर बहुत ज़्यादा चिंतन करने की ज़रूरत है, और मैं इस चीज़ को बढ़ावा तो बिल्कुल नहीं देता। आचार्य जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपके पास कोई विवाह से संबंधित कुंडलियाँ आती हैं जी, तो उन कुंडलियों को आप जब देखते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं, तो किन मुख्य बातों का आप ध्यान देते हैं जिससे विवाह लंबा चले, तलाक की संभावना ना हो, दाम्पत्य जीवन में खुशहाली सुख शांति रहे, पुत्र का संतान का उनको सहयोग मिलता रहे, प्राप्ति हो और परिवार अच्छे तरीके से चले? तो इन वो कौन से पॉइंट्स होते हैं जिनको विवाह की कुंडली देखते वक्त आप ध्यान रखते हैं?
तो देखिए, जब बात करते हैं मैच मेकिंग की, तो जन्म कुंडली के अंदर आज के टाइम में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है मेंटलिटी और प्रोस्पेरिटी। यदि ये पॉइंट नहीं मिलते तो निश्चित रूप से आप देखिए कि शादी में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। मेरे पास जब भी कोई कुंडली आती है तो मैं ये देखता हूँ दोनों के हॉरोस्कोप में, सबसे पहले उसकी मेंटलिटी, उसके बाद प्रोस्पेरिटी, और फिर मैं देखता हूँ कि उनके अंदर एक दूसरे को उनकी केमिस्ट्री, क्योंकि केमिस्ट्री मुझे लगता है बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। जितने भी मैंने डिवोर्सेस देखे हैं या प्रॉब्लम्स देखी हैं वो इस वजह से देखे हैं कि उनकी जन्मकुंडली के अंदर पैसा और केमिस्ट्री मैच नहीं करती है। और जब पैसा उनके पास नहीं होगा, उनकी केमिस्ट्री आपस में नहीं मिलेगी, तो उनको वो दूरी बन जाती है, ठीक है ना। और फ्रीडम एक आज के टाइम पे जो सोशल मीडिया की वजह से या और कई वजह से जो फ्रीडम की बात है, तो मैं ये देखता हूँ ज़्यादातर जो चीज़ें हैं उसमें बहुत बड़ा कारण सोशल मीडिया का भी है कि आज के समय में फ्रीडम के नाम पर मल्टीपल रिलेशनशिप डेवलप हो रही है। और आप यकीन मानिए, जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ आपको अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, जो मैं देखता हूँ बीइंग ए काउंसलर, आज ये फैशन बन गया है। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप फैशन बन गया है। इसी के साथ साथ डिवोर्स एक धंधा बन गया है। मैं धंधा शब्द यूज़ करूँगा इसके लिए। आजकल लड़कियां और लड़कियां जानबूझ के बदमाशी कर रही हैं। उन्होंने धंधा बना लिया कि एक किसी अच्छे फैमिली में शादी कर लेती हैं वो, और फिर कुछ समय के बाद वो डिवोर्स की बात डाल देती है और करोड़ों रुपया मांगती है। मेरे ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो कि 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ तक मतलब डिमांड कर देते हैं। उस व्यक्ति के पास ले दे के कुछ है ही नहीं। तो ये एक प्रकार से मैं कहूँगा कि शादी जो है ना, आज बहुत ही बुरा कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है आज के समय में। तो इसमें ज्योतिष का फैक्टर है या फिर ये कुछ और है? देखिए, मैं यही कहूँगा कि ज्योतिष तो देखिए हर जगह हर समय काम करती है, लेकिन इसमें ज्योतिष का फैक्टर काम कर रहा है। मैंने बताया कि प्रोस्पेरिटी, मेंटलिटी, ठीक है ना, और केमिस्ट्री, यदि तीनों चीज़ मैच करती है तो फिर ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। अच्छा, अगर हम ज्योतिष में जाएं इसमें मैच मेकिंग में, तो ज्योतिष में जैसे कि मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, संतान सुख और मतलब साथ ही साथ डाइवोर्स ना होना, या फिर दोनों में से किसी एक की मृत्यु जल्दी होना या ना होना, ये लंबा चले मामला, अच्छा सब कुछ परिवार के साथ, क्या ये ज्योतिष फैक्टर से पर निर्भर करता है क्या? बिल्कुल करता है, 100% करता है। ओके। एस्ट्रोलॉजी के अंदर देखिए, जब हम मैच मेकिंग करते हैं तो एक इसमें हम देखते हैं कि जन्म कुंडली के अंदर पार्टनर वाला जो हाउस होता है, 7th हाउस होता है, यदि उसमें राहु, शनि, मंगल, केतु इस तरह के कॉम्बिनेशन आ जाए तो पार्टनर को नुकसान होना ही होना है, ठीक है ना। एक बात तो ये हुई। डिवोर्स की यदि हम बात करें तो जन्म कुंडली के अंदर 6th हाउस, 1st हाउस, 7th हाउस और 11th हाउस इस चीज़ के लिए मैं कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। डिवोर्स तभी होता है जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में 7th हाउस खराब हो, और ये पहले से तय है। देखिए, किसका डिवोर्स होगा, किसकी पार्टनरशिप अच्छी चलेगी, किसके पार्टनरशिप तो लंबी चल रही है लेकिन बहुत ही मतलब प्रॉब्लम के साथ चल रही है, ये भी पता चल जाता है। ये सब कुछ पहले से तय है। और आप इसको देखेंगे कि आज के समय में जब मेरे पास कोई भी हॉरोस्कोप आती है, मैं पहले ही बता देता हूँ कि ये कुछ लोग बोलते हैं कि गुरुजी ये डिवोर्स होगा या नहीं होगा। मैंने डिवोर्स नहीं होगा, ये चलता रहेगा ऐसा। अच्छा, ये जैसे कोई गलती हो गई, मिस्टेक हो गई, जैसे कोई शादी के बाद और ये समस्या आ रही है, तो क्या ये समाधान के थ्रू इनको सुलझाया जा सकता है? शादी हो गई मान लीजिए, बाद में मालूम पड़ा कि शादी के बाद कुंडली में ये दोष है, ये दोष, क्या इनका वास्तविक में कोई समाधान होता है या फिर भुगतना ही पड़ेगा? देखिए, ऑनेस्टली यदि मैं आपके पॉडकास्ट के माध्यम से कहूँ तो कोई समाधान नहीं है। मन को तसल्ली वाली बात है, केवल और केवल मतलब मन को तसल्ली देने वाली बात है। और मैं हमेशा जो मेरे पास जो लोग आते हैं उनके बीच में यदि कोई प्रॉब्लम होती है, मैं उनको हमेशा एक ही एडवाइस देता हूँ कि इमीडिएटली आपको इसके ऊपर सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। 2 दोष अगर मैं बोलूँ कि विवाह करते वक्त कुंडली में हर पेरेंट्स को देखने चाहिए, वो 2 दोष कौन से होंगे? देखिए, यदि हम इसको एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो केमिस्ट्री का एक पार्ट होता है, ठीक है ना, मेंटलिटी और केमिस्ट्री, वो जरूर मिलाने चाहिए कलयुग के अंदर इस समय। क्योंकि केमिस्ट्री नहीं होगी तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं मतलब कुंडली में मैच होता है ये? बिल्कुल होता है। अच्छा, ठीक है। तो ये देखना चाहिए। एक तो कुंडली सॉरी केमिस्ट्री हुई, प्रोस्पेरिटी हुई, और एक इसके अंदर होता है कि फिजिकल कंपैटिबिलिटी। ओके।
तो वो भी देखनी चाहिए, क्योंकि फिजिकल कंपेटिबिलिटी जो होती है मतलब नेक्स्ट जनरेशन के लिए भी होती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट ये है। सब कुंडली में देखा जा ये सकता है। कुंडली में देखा जा सकता है। ठीक है। इस लॉन्ग सवालों का एक अंतिम सवाल आपसे मैं पूछने जा रहा हूँ, उसके बाद हम रैपिड फायर में जाएंगे जिसमें आपको जल्दी जवाब देना होगा। सवाल मेरा यह है कि क्या काल सर्प योग, शनि की 7.5, ढैया या ग्रहों का प्रभाव वास्तव में होता है, और अगर होता है तो क्या इनसे बचा जा सकता है? देखिए, सभी ग्रहों का असर जीवन के ऊपर जरूर पड़ता है, ठीक है काल ना? सर्प योग सब ग्रहों का असर पड़ता है, काल सर्प योग का भी पड़ता है। हाँ। आपने देखा कि हमने सुना होगा, यदि हम सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, तो जब रावण के बारे में वो संदर्भ में आता है कि जब उसको लगा कि भाई आप तेरी मृत्यु होने वाली है, तो उसने सभी 9 ग्रहों को अपने यहाँ पर बंदी बना लिया, ठीक है ना? आपने सुना होगा हाँ, वो, बिल्कुल। ठीक है ना? लेकिन उसमें से एक ग्रह शनि ने थोड़ा सा पैर कहता निकाल दिया, उस संदर्भ सुना होगा आपने। तो उस शनि के थोड़ा सा प्रभाव से, कुप्रभाव से, उसके बुरे प्रभाव से रावण और उसकी फैमिली के साथ जो हुआ वो तो हम सुनते ही है। तो सभी 9 ग्रहों का, चाहे उस शनि की 7.5 हो, कालसर्प योग हो, मंगली योग हो, और भी बहुत सारे योग हैं, 1100 योग हैं लगभग, ठीक है ना? तो लेकिन क्योंकि हर समाज के अंदर और क्षेत्र के हिसाब से, जैसे साउथ इंडिया में जो योग है वो पर्टिकुलर योग्स को देखते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में हम अलग उसको देखते हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ मंगली चलता है, कालसर्प योग चलता है, शनि की 7.5 और इस तरह के योग चलते हैं, पितृदोष आदि चलते हैं। साउथ इंडिया में वो अलग योग को लेकर चलते हैं। ये डिपेंड और इस तरह से लागू होता है कि आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। इनका उपाय है? बिल्कुल, मैं यही कहूँगा कि देखिए, उपाय जो काम करते हैं 50 to 70% काम करते हैं, लेकिन उपाय वही काम करेगा जो शास्त्रोक्त होगा। मॉडर्न टाइम के हिसाब से वो प्रैक्टिकल भी होना चाहिए। यदि कई बार ऐसा होता है शास्त्रोक्त उपाय इतने क्लिष्ट होते हैं, इतने मतलब मैं कहूँगा कि बहुत मुश्किल वाले होते हैं, उसको हर व्यक्ति कर नहीं पाता है। और इसी वजह से आप जो सोशल मीडिया पर देखते हैं, वो जो आपने कुछ बोला है, मैं अपने मुंह से क्या बोलूँ, उस तरह के छोटे मोटे उपाय काम नहीं करते, इसमें काम नहीं करते। चलिए, अब हम रैपिड फायर की तरफ चलते हैं। आपको इन सवालों का जवाब एक वाक्य में या एक सेंटेंस में देना होगा जो आपको लगता है। अंगूठी रत्न पहनने से काम बनते हैं? बिल्कुल बनते हैं, यदि आपने सही अपनी जन्मकुंडली के आधार पर, ग्रह दशा गोचर के आधार पर एकदम मैं कहूँगा परफेक्ट और रियल जेमस्टोन पहना तो काम करता है। ज्योतिष के अनुसार क्या सटीक भविष्यवाणी संभव है? बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए जब हम प्रेडिक्शन कर रहे हैं तो एक्यूरेट बर्थ डिटेल होगी और एक परफेक्ट एस्ट्रोलॉजर, एक्सपीरियंस एस्ट्रोलॉजर ही सटीक भविष्यवाणी कर सकता है। क्या हथेली पर कुछ लिखने से पैसा आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल, ये बिल्कुल मैं कहूँगा कि भ्रम है और ये बेवकूफ़ बनाया जाता है। हथेली पर कोई भी नंबर लिखने से या कुछ लिखने से बिल्कुल भी कुछ होने वाला नहीं है। यदि आपके भाग्य में नहीं तो कैसे मिलेगा वो चीज़ आपको? पितृदोष का सटीक उपाय अगर मैं आपसे पूछूं क्या रहेगा? देखिए, पितृदोष का जो उपाय है वो निश्चित रूप से काम करता है। इसका एक यूनिवर्सल उपाय और इंडिविजुअल उपाय, मैं दोनों आपको इस में बताने वाला हूँ। देखिए, लेकिन जो उपाय होता है वो इंडिविजुअल होता है, क्योंकि जब हम पितृदोष की बात करते हैं, उनकी शांति की बात करते हैं, तो आपके पितृ क्यों आपसे नाराज हैं, जिस बात से वो नाराज थे वही उपाय आपके ऊपर एप्लीकेबल है, ठीक है ना? आपके लिए अलग हो सकता है, मेरे लिए अलग हो सकता है, सबके लिए अलग अलग होने लगे। लेकिन एक यूनिवर्सल उपाय मैं आपको बता रहा हूँ कि श्राद्ध पक्ष जो आते हैं उसमें यदि आप अपने पितरों की शांति के लिए प्रॉपर ढंग से श्राद्ध कम करते हैं तो वो काम करता है। एक तो ये उपाय हुआ, एक तो उपाय ये हुआ। एक आप रोजाना भी कर सकते हैं कि अपने घर के अंदर दक्षिण दिशा में आपको दीपक जलाना चाहिए, ठीक है ना? यदि आप दीपक जलाते हैं तो उससे भी लाभ होता है। एक यह है कि रात को आप पानी एक गिलास में भर के रखें और सुबह उस पानी के छींटे अपने घर के जो देहली होती है या बाहर होता है उस पर करेंगे तो ये भी काम करता है। ठीक है। काल सर्प योग का कोई एक उपाय? देखिए, काल सर्प योग का जो उपाय है, सबसे बढ़िया उपाय है कि काल सर्प योग में होता है क्या कि व्यक्ति की जो मानसिक स्थिति हो जो डावाडोल होती है, इसके लिए जो सबसे बढ़िया उपाय है कि उसकी जन्मकुंडली में ये देखो कि चंद्रमा और सूर्य की स्थिति क्या है। ये बड़ा मैं कहता हूँ ये यूनिवर्सल भी है और बहुत सटीक उपाय है, ठीक है ना? यदि सूर्य कमज़ोर है
और उस जन्म कुंडली के आधार पर वो लकी है तो उसको जेमस्टोन धारण कर लेना चाहिए या फिर भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए। आप सिंपल यदि मैं बताऊं, यदि आप किसी भी उससे हैं तो भगवान सूर्य को जल देना इसमें बहुत बढ़िया कार्य करता है। शनि की साढ़े साथी या उसके प्रभाव को, ढैया को कम करने का कोई एक उपाय? देखिए, शनि का मतलब है कि जब भी शनि दुष्प्रभाव दे रहा है तो आपको डिसिप्लिन होना चाहिए, ठीक है ना। गरीब लोगों को परेशान नहीं करना, ठीक है ना। आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब जो आपके साथ काम करते हैं, उनके लिए आपको कोशिश करनी है कि किसी भी प्रकार से उनको डिस्टर्ब नहीं करना। तो ये तो एक बहुत प्रैक्टिकल लेकिन सटीक उपाय है। तो ये करते हैं तो निश्चित रूप से शनि की ढैया का और साढ़े साथी का असर कम हो जाता है। बच्चों का ध्यान शिक्षा में लगे, इधर उधर ना भटके, इसका कोई एक उपाय? बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा प्रश्न है कि बच्चों को कोशिश करनी चाहिए कि उनकी जन्म कुंडली के आधार पर उनके चंद्रमा को स्ट्रोंग करना चाहिए। एक अच्छा उपाय बता रहा हूँ कि यदि आप संपन्न हैं तो बच्चों को जो भी स्टडी कर रहे हैं उनको चांदी के गिलास में पानी पिलाना चाहिए, यदि आप संपन्न हैं। यदि आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो एक सिंपल उपाय ये बता रहा हूँ कि आपको अपने घर के अंदर रात को सोते टाइम येलो कलर का बल्ब जलाना चाहिए। ओके। तो उससे भी क्या होता है, जुपिटर बेडरूम बेडरूम में स्पेशली जहाँ बच्चे सोते हैं, ठीक है ना। और यदि स्टडी रूम में भी यदि आप हमेशा एक छोटा सा येलो कलर का बल्ब जलाकर रखते हैं तो उससे जुपिटर स्ट्रॉन्ग होता है, जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई अच्छी होती है और उनका मन लगता है। ग्रह क्लेश से बचा जाए, ऐसा कोई उपाय? ग्रह क्लेश से बचने के लिए बेडरूम अच्छा होना चाहिए। अच्छा होने का मतलब साफ़ सुथरा होना चाहिए। बेडरूम के अंदर यदि कोई क्लटर है तो हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होगा ही होगा। जिस बेड पर आप सोते हैं उसमें देख लीजिए कि फालतू का कोई भी सामान हो। अच्छा ये होगा कि वो बेडरूम जो होता है जिसके अंदर हम बहुत सारा सामान ठूस देते हैं, उससे भी प्रॉब्लम बढ़ती है। ओके। तो वो एक तो वो नहीं होनी चाहिए। और घर के अंदर कोशिश करनी चाहिए कि शुभ, मतलब एक तरह से आवाज़ें हों, इनकी आप देखेंगे कि अच्छी आवाज़ें आनी चाहिए, खुशबू अच्छी आनी चाहिए। नीट एंड क्लीन आपका घर जितना रहेगा, घर में झगड़ा नहीं होगा। ओके। दुर्घटना या एक्सीडेंट से बचने के लिए कोई ज्योतिषी उपाय? आप देखिए, यदि आपको लगता है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल और राहु एक दूसरे को देख रहे हैं या वो प्रॉब्लम कर रहे हैं तो तांबे का कड़ा पहनना इसमें बहुत अच्छा काम करता है। और जन्म कुंडली में यदि मंगल शुभ है लेकिन वो राहु की वजह से डिस्टर्ब कर रहा है और उतना अच्छा लाभ नहीं दे रहा है तो आपको मूंगा धारण कर लेना चाहिए, उससे भी काफ़ी लाभ होता है। दुर्घटना एक्सीडेंट से बचा जा सकता है, कोई भी कर सकता है? बिल्कुल, कोई भी कर सकता है। ठीक है। अंत में एक सवाल इस राउंड का कि धन और यश प्राप्ति के ज्योतिषी अगर मैं उपाय पूछूं तो क्या हो सकते हैं? देखिए, यदि हम बात करें प्रोस्पेरिटी के लिए, प्रोस्पेरिटी का जो प्लैनेट होता है जुपिटर होता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको प्रोस्पेरिटी हो और सभी प्रकार की सुख सुविधा आपको मिले तो जुपिटर को स्ट्रोंग करना चाहिए। इसी तरह से रॉयलिटी का जो प्लैनेट होता है वीनस होता है, वीनस को भी स्ट्रोंग करना चाहिए। बहुत ही सरल, मतलब दुनिया में कहीं भी कोई व्यक्ति रहता है तो इसका उपाय बताता हूँ कि अपने घर के अंदर वाइट वॉश जो हो आपकी वाइट कलर की हो। ओके। कोशिश करिए कि ऑफ वाइट हो, वाइट हो, और येलो कलर, वाइट कलर और ग्रीन कलर, ग्रीनरी होनी चाहिए। पेड़ पौधे आप लगा सकते हैं, होम प्लांट जो होते हैं, इनको यदि आप अपने घर में करते हैं तो देखने में और सुनने में बहुत ही, ये मैं कहूँगा सिंपल लग रहा है, लेकिन इससे प्रोस्पेरिटी एकदम तेज़ी से बढ़ेगी यदि आपके भाग्य में है तो। ठीक है। अंत में सर, युवा पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे ज्योतिष के संबंध में, अगर मैं कोई संदेश कहूँ आपसे तो? देखिए, मैं यही कहूँगा कि जो यूथ है उनको फोकस करना चाहिए अपने करियर के ऊपर। और यदि वो चाहते हैं कि जीवन के अंदर सभी प्रकार के जो सुख उनको मिले तो अपनी एजुकेशन पर फोकस करें, करियर पर फोकस करें, और जितना हो सके सोशल मीडिया और कंजप्शन से उनको बचना चाहिए। और अपने जो उनके रिलेटिव्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, उनसे उनको इंटरेक्शन करना चाहिए। क्योंकि ये बड़ा अच्छा प्रश्न आपने किया है। मेरे पास जितना भी यूथ आता है मैंने देखा है कि वो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी डिप्रेशन है। क्योंकि उसका कारण क्या है, उनके शेयरिंग वो किसी से नहीं कर पाते, और जब शेयरिंग नहीं कर पाते तो मेंटली डिस्टर्ब है और उनको बहुत बड़ी बड़ी मेंटल प्रॉब्लम्स उनके साथ चल रही है। यदि यूथ इससे बचना चाहते हैं तो फैमिली मेम्बर्स के साथ उनको इंटरेक्शन करना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक जी, आप यहाँ पर आए जी, और आपने वो तमाम तीखे सवालों का जवाब भी देने की पूरी कोशिश करी और बहुत अच्छे तरीके से आपने उन सवालों का जवाब दिया।
और इस पॉडकास्ट के माध्यम से, जैसा कि मैं आपको हमेशा कहता रहा हूँ कि मेरे पॉडकास्ट अलग क्यों होते हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ अपने पॉडकास्ट में समाज में फैली हुई कुछ मिथ और गलत जो धारणा है उनको सुधारा जा सके, क्योंकि समाज में व्यक्ति के जीवन में वैसे ही बहुत सी समस्याएं हैं। ऐसे में सोशल मीडिया पर आने के बाद, तमाम चीज़ों को देखने के बाद जो डिप्रेशन व्यक्ति के जीवन में आता है, उन सबको हटाने का मेरा एक प्रयास रहता है अपने पॉडकास्ट के माध्यम से। और इन दिनों ज्योतिष को लेकर बहुत से मिथ सोशल मीडिया पर देखने को मिले। मैं लोगों को देखता हूँ, लोगों के हथेलियाँ भरी रहती हैं हरे पेन से, दुनिया भर की उन्होंने जेम स्टोन पहने, उन्हें ये भी नहीं पता असली है नकली है। दरवाजों पे दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने टांग रखी हैं, उसका कुछ इफेक्ट है नहीं है। लाल टेपे पीली टेपे चल रही हैं वॉशरूम में, दरवाजे पे टेपे टेपे हो गई हैं। तो इन तमाम मिथों को दूर करने का मेरा प्रयास रहता है और इस पॉडकास्ट में मैंने बहुत कोशिश करी। अशोक आचार्य जी, आप यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आपने जनता को जो उनकी आंखों पे पर्दा पड़ा हुआ था वो हटाने की कोशिश करी। हम आपसे यही कहेंगे, सब कुछ पहले से तय है, लिखा हुआ है, अच्छे कर्म करते रहिए, देने वाला ईश्वर है, वो आपको देता रहेगा। मैं फिर हाजिर होऊंगा अगले पॉडकास्ट में किसी और मिथ को, किसी और पर्दे को हटाने के लिए और किसी और व्यक्ति को साथ लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। देखते रहिए नीर पॉडकास्ट विद नीर। धन्यवाद।